आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविज्ञान यानी जियोलॉजी पार्ट 24 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का योगदान रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 23 तक स्टोरी के बारे में जाना है। अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुल्ली सुना होगा तो आपको ये कहानी समझ में भी आएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आइए आज की कहानी को सुनते हैं। अब एग्रीकोला का तो आप लोगों ने नाम सुना ही है, बताया ही है हर पार्ट में। अब ये कौन से शताब्दी के हैं? 16वीं शताब्दी में नदी के कार्यों का ये क्या वर्णन करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। और आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आज का कोई अध्यापक जैसे स्नातक प्रथम वर्ष के किसको बता रहा है? प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को लेकर कहीं। अब भाई टीचर है तो टूर पे भी ले जाते हैं बच्चों को। तो पहाड़ में किसी नदी के किनारे वो पहुंचा है और वहाँ क्या है, प्रत्यक्ष सारा दृश्य दिखाते हुए नदी के स्वरूप और उनके कामों का वर्णन कर रहा है। अब ये एक मतलब जो विचारक हैं, जो थिंकर हैं, उनकी अपनी एक कल्पना है, उसके थ्रू से वो आपको बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं। एग्रीकोला लिखते हैं कि पानी की छोटी छोटी धाराएं पहले तो मिट्टी बहा देती हैं और फिर जब नीचे पत्थर मिलने लगते हैं तो उन्हें भी घिसना और तोड़ना प्रारंभ कर देती हैं। इसी के साथ नदी की घाटी गहरी और साथ ही चौड़ी होने लगती है। इस प्रकार नदी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कुछ ही वर्षों में नदी की घाटी काफी गहरी हो जाती है। यह बात तो कोई सामान्य मनुष्य भी क्या है देख सकता है, बता सकता है। दोनों तरफ के ऊंचे भागों से पत्थर टूट टूट कर नदी में गिरते हैं और नदी उन्हें बड़े या छोटे रूप में क्या बहाती रहती है। बहुत समय बाद नदी के किनारे क्या है दूर दूर हो जाते हैं और घाटी और चौड़ी हो जाती है। ऐसे ही घाटी का क्षेत्र क्या है समतल मैदान सा भी बनने लगता है। भाई जब वहाँ बहुत ज़्यादा ईंट पत्थर और इस तरीके की होगी तो वो बन ही जाएगी इस तरीके की। इसी समतल चौड़ी घाटी में कहीं कहीं ऊंचे भाग शेष रह जाते हैं और कहीं अधिक गहरे गड्ढे भी हो जाते हैं। भाई दोनों कंडीशन आ सकती है। छोटी नदियों के स्थान पर यदि कोई बड़ी नदी हुई तो यह सारी क्रियाएं और क्या है बृहद रूप में होती हैं। भाई छोटी नदी है तो छोटी नदी की तरह काम करेगी, बड़ी है तो उसका क्या है बड़ा ही रूप होगा। वहाँ तो पहाड़ ऐसे कटते हैं मानो किसी ने बाण से काट दिया हो। घाटियाँ जब चौड़ी हो जाती हों तो उनमें क्या है उपजाऊ जमीन और खेत भी बन जाते हैं। इस स्थिति में पहाड़ एक दूसरे से क्या है बहुत दूर हो जाते हैं और जो पहाड़ कभी एक था अब नदियों के कारण कट कट कर कई भागों में बढ़ जाता है। हाँ भाई, इस पर इस बात का भी असर पड़ता है कि रास्ते में आने वाला जो पत्थर है कैसा है, कमजोर है कि मजबूत। जिधर कमजोर पत्थर होगा उधर नदी ज़्यादा काटेगी। नदी तो जो पदार्थ बहा कर ले जाती है वह या तो नदी की धारा में ही जमा हो जाता है या फिर दूर तक ले जाया जाता है और आगे कहीं न कहीं जमा होता है।
नदी यह सब तब तक करती है जब तक उन्हें कोई बहुत कठोर पत्थर नहीं मिलता। वैसे मिले तो नदी अपनी धारा की दिशा बदल देती है और मुड़ जाती है। इसके कारण घाटी और चौड़ी हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे पानी सारे पहाड़ को नष्ट कर देती है और सारा पदार्थ कहीं और जमा होकर नया पहाड़ बनाता है। इस प्रकार पहाड़ों के बनने की क्रिया के लिए नदी के अपरदन और निक्षेपण को क्या है, एग्रीकोला मुख्य कारण मानते हैं। परंतु पहल पहाड़ कैसे बने होंगे इस पर वे कुछ नहीं कहते। वे वही कहते हैं जो उन्हें प्रत्यक्ष निरीक्षण से समझ में आता है। एग्रीकोला आगे लिखते हैं कि यह पानी द्वारा पहाड़ को तोड़ना, नई जगह नया बनाना और इस प्रकार जमीन का जो स्वरूप है बदलना न जाने कब से होता आ रहा है। पर निश्चित रूप से मनुष्य की क्या है, स्मृति के परे से। अब भाई, क्योंकि मनुष्य वही याद करने की एक क्षमता होती है, इसकी शुरुआत कब और कैसे कोई नहीं जानता। प्रकृति अपना यह बिगाड़ने और बनाने का काम आज भी कर रही है, भले ही हम उसे देख ना पा रहे हों। कितना अद्भुत वर्णन है। पढ़ते समय लगता है कि मानो सारा दृश्य हमारी क्या है, आँखों के सामने खड़ा हो और हम उसको फील कर रहे हों, महसूस कर रहे हों। जो लोग भी पहाड़ों में नदियों के किनारे गए होंगे उन्हें उनके देखे हुए सारे दृश्य याद आ जाएंगे। याद रखने की बात है कि एग्रीकोला यह सब तब लिख रहे थे जब क्या है, जन सामान्य को बताया जाता था कि ईश्वर ने कहा कि पहाड़ बन जा, नदी बन जा, जंगल बन जा, खेत बन जा, और सब बन गए। इस प्रकार केवल प्रत्यक्ष निरीक्षणों पर आधारित ये क्या है, तर्कपूर्ण और सुसंगत परंतु क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने पर भी सबने उन्हें स्वीकार कर लिया हो, ऐसा नहीं हुआ, होता भी नहीं। सामान्य व्यक्ति यदि समझ में आ जाए तो कोई विचार मान भी लेगा, परंतु एक प्रकार के आदमी कभी किसी का कहा नहीं मान सकते। उन आदमियों को हम कहते हैं विद्वान। दूसरे की बात मानने में विद्वत्ता की हेठी होती है। विद्वान या बुद्धिमान की पहचान एक शब्द से की जा सकती है। मैंने एक दोहे में बताया, बुद्धिमान का प्रिय सदा एक शब्द लेकिन वाक्य न पूरा कर सके जो लेकिन के बिन। आप जो कह रहे हैं वह वैसा तो ठीक है, लेकिन बस ज्यों ही लेकिन सुनिए समझ जाइए कि विद्वान बोल रहा है। एग्रीकोला के समय में भी अनेक विद्वान थे। उन पर एरिस्टोटल के उन विचारों का प्रभाव था कि पहाड़ और पत्थर, सूर्य आदि की किरणों के कारण पृथ्वी, जलवायु और अग्नि इन मूल तत्वों की क्रियाओं और उनसे उत्पन्न वाष्पों के द्वारा बनते हैं। इन विद्वानों को प्रत्यक्ष पहाड़ या नदी देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। एग्रीकोला ने यह सब सन 1546 में लिखा था, पर 1557 में फेलोपियस नामक विद्वान ने बताया कि सूर्य किरणों से क्या है, उत्पन्न वाष्पों से बने पहाड़ इतने मजबूत और स्थिर होते हैं कि उन्हें कोई
पानी बगैर नहीं तोड़ सकता। पहाड़ पिरामिड की तरह नीचे चौड़े और ऊपर क्या है, नुकीले भी इसीलिए होते हैं कि वे ऊपर उठती हुई वाष्पों से बनते हैं। एग्रीकोला का यह कहना कि पहाड़ नदियों की जाम की गई रेत या बालू से बनते हैं एकदम गलत है, क्योंकि पहाड़ों में पत्थर होते हैं, बालू नहीं। इन तर्कों से पता लगता है कि उस समय के लोग एग्रीकोला को समझने लायक भी नहीं थे। यह एग्रीकोला अपने समय से बहुत आगे थे। तो हम यहीं पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों का इतना आदर और सम्मान के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।